हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलोरियंस के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको रीजंस बताने हैं, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनके। तो फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन का इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी एक क्वेश्चन में काफी अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आई गेस कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लिया होगा, राइट। तो अभी क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा क्वेश्चन था, बट हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। तो डाइपोल मूवमेंट बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वहां पे। सो डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, Q इंटू डी। ठीक है, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस। कोई भी आपका जो एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें जो चार्जेस हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम HCl की बात कर लेते हैं। तो HCl क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये जो है क्लोरीन यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव है और हाइड्रोजन कैसा है, पार्शियली पॉजिटिव है। तो इन दोनों के यहाँ पे कितना चार्जेस डेवलप हुए, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होगा और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो उतना ही ज्यादा हम कहेंगे कि डाइपोल मूवमेंट है इस मॉलिक्यूल का। और डाइपोल मूवमेंट को शो हम करते हैं कुछ इस सिंबल से, जो कि ये शो करता है, एरो शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मैं बात कर रही हूँ, जो कि एक बॉन्ड जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है और इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। बट ये देखा गया कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और जो क्लोरीन है आपका, आप सभी जानते हो इसका कैसा शेप होता है, सो दिस इज डम्बल शेप। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं, ये ज्यादातर टाइम किसके थ्रू, किसके पास में होते हैं, सो दे आर मोर क्लोजर टू क्लोरीन। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को आप शो करते हो एक क्रॉस मार्क के थ्रू, जो कि हम इस एरो पे लगाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पोलैरिटी का अंदाजा लगता है। तो इसके बारे में और डिटेल में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया है, जहां पे हमने कुछ और एग्जांपल्स भी देखे हैं। बट फिलहाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ये दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है और ये कौन है आपका, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। तो इन दोनों में ही जो डाइपोल मूवमेंट है वो किसका ज्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा है। तो ये काफी अंडरस्टूड भी है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो म्यू होता है विच इज Q इंटू डी, तो ये जो म्यू होता है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका कुछ वजन भी होता है और साथ में इनकी कुछ डायरेक्शन भी होती है, राइट। तो मतलब ये एक डायरेक्शन में भी ओरिएंटेड होते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है ही, जिसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, Q इंटू डी से, यानी चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके। और डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन ही तो मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे एरो के थ्रू, है ना। ये जो मैंने आपको शो किया, ये क्या दिखाया, मैंने आपको डायरेक्शन दिखाया कि किस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, राइट। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सो बिकॉज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से आपको क्या निकालना पड़ता है, डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए आपको एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये कार्बन है आपका, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, तो कार्बन से ज्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डाइपोल कुछ इस डायरेक्शन में है। जो बेंजीन है ना, बेंजीन क्या होती है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि बेंजीन के अंदर सभी के सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसके अंदर है 33.33%। ठीक है, और जीओसी में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है किसी भी बॉन्ड की, अगर उसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इस हिसाब से क्या होगा कि जो आपके sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फिर sp2 और फिर उसके बाद में sp3। तो हालांकि हमें कंपेयर करना है यहाँ पे sp2 और sp3 से, क्योंकि अगर आप साइक्लोहेक्साइल के कार्बन की बात करो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी इसके अंदर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कितना है, सो 4, मतलब 100 को 4 से डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी योर 25%। ठीक है, 4 से क्यों किया, क्योंकि एक s का ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल है, तो ये कितना हो गया 25%, राइट। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन रिंग की भी ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका डाइपोल है इस कार्बन और बेंजीन के बीच में कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो आप देख रहे हो कि एक डाइपोल तो आपका ऊपर के साइड में है और एक डाइपोल जो है वो आपका नीचे की साइड में, तो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक दूसरे से, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि जो म्यू होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों डाइपोल अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को काफी हद तक कम कर देंगे, राइट। और इससे हो क्या जाएगा, इससे जो म्यू की वैल्यू है, डाइपोल की वैल्यू है, या जो पोलैरिटी है वो कम हो जाएगी ओवरऑल।
जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो आपका कम हो जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें साइक्लोहेक्साइल रिंग के, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्लोरीन की तरफ है डाइपोल, राइट, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट यहाँ पे क्योंकि कोई बेंजीन रिंग नहीं है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये भी एक्चुअली अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डाइपोल का वो सेम ही डायरेक्शन में देगा बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, तो जो कंप्लीट डाइपोल है ना वो आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इससे ही हमें पता चल जाता है कि जो हमारा डाइपोल या जो पोलैरिटी है वो ज्यादा हो जाएगी किसकी, so that would be more for cyclohexyl chloride more than that of chlorobenzene। ठीक है, so this was your first question, I guess कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। this was a simple, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझा था तो ये भी इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कि एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। हम जानते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर, तो इस हिसाब से एल्काइल हैलाइड्स को तो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ, आपको यहीं पे समझा देती हूँ। तो देखो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ रखा है पोलर डिसॉल्व्स पोलर, या फिर आप लोग इसकी जगह ये भी बोल देते हो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, यानी कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो वाटर जो है हमारा, ठीक है, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, तो ये हो गया सॉल्वेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सॉल्यूट की। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा कौन है, वाटर है, तो वाटर तो पोलर होता है, कोई डाउट नहीं है किसी को। और अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो ये भी तो पोलर ही होता है, तो इस हिसाब से तो एल्काइल हैलाइड को पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए, बट ये नहीं हो पाता, क्यों? तो इसका रीजन ये होता है कि जो वाटर है ना, वाटर के अंदर होती है अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है, अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब ये एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे आते हैं तो ये भी कोशिश करते हैं एल्काइल, अगर मान लो फ्लोरीन है, ये आरएफ है, तो ये तो क्या है, अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है। आप सभी को पता होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस किस के बीच में होती है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो सकते हैं, सो दैट इज सबसे ज्यादा फ्लोरीन में, फिर नाइट्रोजन में, और सॉरी फिर ऑक्सीजन में, और फिर नाइट्रोजन में, फॉन के अंदर। ठीक है, इन तीनों में होती है। अब बाकी एल्काइल हैलाइड्स की बात करें, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वो तो कोई ऐसे शो करते नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी की वजह से इंटरेक्शंस होंगे बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, आरसीएल की या ब्रोमीन की या फिर क्लोरीन आयोडीन की, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, ये सिर्फ पोलर नेचर की वजह से एक दूसरे के साथ में जुड़े रहेंगे। पर वाटर के अंदर ऑलरेडी इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हर एक वाटर का मॉलिक्यूल चार चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो अगर इन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के एल्काइल ग्रुप्स को अगर इंटरैक्ट करना है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो सबसे पहले जो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर सकें। और इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया अच्छी खासी इंटेंसिव वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो इसको ब्रेक नहीं कर पाते, तो ये उनके साथ में इतना अच्छे से इंटरेक्शन शो नहीं कर पाते कि वो उसके अंदर सॉल्यूबल ही हो जाए। तो ये सॉल्यूबल नहीं हो पाते बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेंगे, नो दे विल इंटरेक्ट, क्योंकि दोनों का दोनों ही कैसे हैं, पोलर नेचर के हैं, बट वो उसके अंदर उतना प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होंगे। सो दे डोंट डिसॉल्व इन दी वाटर, और वो क्या करते हैं, एक सेपरेट लेयर बना देते हैं, यानी कि जो आपके एल्काइल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स आयोडाइड हैं वो एक अलग लेयर में, एक अलग फेज में आपको इजिली नजर आ जाएंगे अगर आप उनको डिसॉल्व करोगे पानी के अंदर। ठीक है, तो इसके बजाय ये किसके अंदर सॉल्युबल होंगे, दे विल बी मोर सॉल्युबल इन आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, क्योंकि उनका क्या होता है, नॉन पोलर नेचर होता है, तो उनके साथ में बेटर ये इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो अब हम देख लेते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन दिस, कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन, RMgX। ठीक है, इन रिएजेंट्स को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दे शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि ड्राई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई ना तो मॉइस्चर होना चाहिए ना कोई पानी का कंटेंट होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता है कि RMgX बनाते कैसे हैं। तो RX को जब हम लोग Mg के साथ में ट्रीट करते हैं एकदम ड्राई कंडीशंस में, तो क्या बन जाता है, RMgX। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वाटर का कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये जो RMgX होता है ना, ये क्या है, यहाँ पे इसका नेचर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कई बार, कि जो मैग्नीशियम है इसमें हम एक्चुअली ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर एल्काइल हैलाइड में आप एल्काइल ग्रुप को देखो, सो दिस इज पार्शियली पॉजिटिव और X कैसा है, पार्शियली नेगेटिव। तो मैं अगर R को फोकस करूं तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है।
बट जैसे ही मैग्नीशियम इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इस तरह के रिएक्शंस को हम अनपोलिंग रिएक्शंस कहते हैं। तो जो मैग्नीशियम है अभी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और आर अब आपका नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, क्योंकि वो एक मेटल के साइड में बैठा है। तो मेटल के हिसाब से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही हुआ कार्बन, राइट। तो इसलिए ये जो आर है ये आपका पार्शियली नेगेटिव बन गया और अब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो आर एमजीएक्स है, जब आप ये वाटर के कांटेक्ट में आता है किसी भी वजह से, तो एमजीएक्स क्या करता है, ये फटाफट से, इसकी एफिनिटी होती है पानी की तरफ, क्योंकि पानी के पास में क्या है, H+ आयंस हैं और OH- आयंस हैं। तो ये आर को तो छोड़ेगा, आर को कहेगा तुम तो इतने नेगेटिव भी नहीं हो, तो तुम्हें रख के मैं क्या करूं, ठीक है। और ये इस आर को बाहर निकाल देगा और इसकी जगह ये किसके ऊपर झपट जाएगा, इस OH- आयन की तरफ। तो ये आपका लग गया एक तरफ तो X और एक तरफ लग गया OH। तो अब आपका R जो है वो तो फ्री हो गया और जो कि जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, RH के साथ। यानी कि यहाँ पे आपका बन जाएगा एल्केन। आप बनाना क्या चाह रहे थे, आप बनाना तो चाह रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि इसको किसी भी आगे पर्पस में काम में लोगे। आप ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने चाह रहे थे और बन क्या गया, बन गया एक एल्काइल हैलाइड, सॉरी आपका एल्केन, एक एल्केन बन गया और साथ में ये MgXOH बन गया। तो ये तो कोई यूटिलिटी ही नहीं रही, ठीक है। इससे तो आपका रिएक्शन जो आप बनाना चाह रहे थे वो रिएजेंट तो बना ही नहीं, कुछ और ही बन गया इसकी जगह, राइट। तो इसलिए इस मेथड में आप हमेशा ध्यान रखोगे कि वाटर का कुछ भी कंटेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो RMGX है उसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है वाटर की तरफ, यानी कि फटाफट से ये वाटर का जो OH है उसको निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड दिस फॉर्म्स MgXOH और पीछे बच जाता है आपका एल्केन, जिसका कि जो हमको बनाना ही नहीं था, ठीक है। सो आई गेस कि आप लोगों को ये जो तीनों ही क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से विद रीजन समझ में आ गए होंगे। ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी फैक्चुअल, इंपॉर्टेंट हैं। ये आप लोगों से, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं पे भी आप सॉल्व करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों ही इन पे आप स्टार मार्क कर लो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि रोज तो आप विजिट कर ही रहे हो, क्वेश्चंस देख ही रहे हो, खुश होके जा ही रहे हो, व्यूज दे रहे हो, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करूं वैसे का वैसे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उसी टाइम सारे काम छोड़कर आप सबसे पहले जितने भी 3 या 4 क्वेश्चंस हम डेली के डिस्कस करते हैं सबसे पहले आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। इससे एक रेगुलरिटी आपकी लाइफ में बनेगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रति। एंड टेल, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है अपने एक वीडियो में कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, मे बी सिर्फ आप आधा या पौन घंटा भी अगर केमिस्ट्री पढ़ते हो एक रेगुलर बेसिस पे, तो देखना 20 से 21वें दिन में आपको इतना कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना, जो कि आप मुझे खुद आकर बताओगे कि हाँ वी हैव एक्चुअली फेल्ट दैट डिफरेंस, ठीक है। तो बस ये छोटा सा काम आपको करना है। अब वैसे तो खुद भी आप क्वेश्चंस लेकर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उससे क्या है, रेगुलरिटी नहीं बनती। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आए तो आपको पता हो कि जितनी देर यहाँ पे ये वीडियो चलेगा उतनी देर में आपको भी क्वेश्चंस करने हैं। तो उससे ऑटोमेटिक आपका एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा, एक रूटीन सेट हो जाएगा, ठीक है। और अलग से आपको आलस आने का या कोई उसको स्किप करने का कोई चांस नहीं नजर आएगा। सो बस ये छोटा सा मेरी तरफ से सजेशन था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।